हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पॉलिटी की पिछली क्लास में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग चार का मौलिक कर्तव्य की विस्तार से चर्चा कर लिया था। आज हम बात करेंगे भाग 5 की, जो कि संघ यूनियन की बात करता है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर और आपका आता है सुप्रीम कोर्ट। और बात करते हैं तो सीएजी की। ये सब चीजें भाग 5 के अंतर्गत, जो कि एक ब्रॉड पोर्शन हो जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं भाग 5 संघ की। तो ये क्लास है पॉलिटी की। भाग 5 की बात करते हैं, संघ यूनियन, और ये क्लास होने वाला है पार्ट 1 की। तो संघ को हम कई भागों में विभाजित करेंगे, जिससे इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम अनुच्छेद इसका देखते हैं। तो जो अनुच्छेद है वो 52 से 151 तक इसका अनुच्छेद है। और इसको अगर हम बांटेंगे, विभाजित करेंगे, तो हमको दिखाई पड़ता है स्टार्टिंग में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी, फिर देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, फिर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, फिर लास्ट में बात करेंगे सीएजी की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52 से 62 तक है। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से 62 तक। उपराष्ट्रपति का देखते हैं तो 63 से 69 तक दिखता है। प्रधानमंत्री का 73 से 78 तक दिखता है। इसी के अंतर्गत मंत्रिपरिषद किया जाता है और यह अनुच्छेद 76 में है। लोकसभा स्पीकर आपका ये 92 से 95 तक आ जाता है और यह 124 से 129 तक आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 137 तक चला जाता है और सीएजी 148 से 151 तक। ये हम बेसिक रूप से भाग 5 को विभाजित कर लेते हैं अपने आसान पढ़ने के दृष्टिकोण से, अध्ययन करने के दृष्टिकोण से। इसे हम अलग अलग भागों में विभाजित कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 से 62 के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, कमांडर होता है। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर या पदाधिकारी होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर सारे कार्यों को करता है। ये राष्ट्रपति के बारे में और चर्चाएं हम करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखता है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। कार्यपालिका का यहाँ से तात्पर्य है, हमने बताया था कि जो कार्यपालिका होती है वो जो कानून का क्रियान्वयन करती है उसे कार्यपालिका कहा जाता है। इसमें मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों इसमें समाहित होते हैं कार्यपालिका में। फिर उसके बाद इसके बाद अंतर्गत बात करते हैं अनुच्छेद 54 की, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? समान आनुपातिक पद्धति एवं एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति के जो चुनाव या निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? उसमें भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के निर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए। तीसरा, दिल्ली और पुदुचेरी के
निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ निर्वाचित सदस्य का तात्पर्य है जो कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में चुनाव होकर संसद में पहुंचता है, वो निर्वाचित सदस्य होता है। एक होता है मनोनीत सदस्य, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, वो मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में 12 लोग वो भाग नहीं लेते हैं, जबकि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दूसरा, दिल्ली प्लस पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए। तीसरा बात करता है राज्य के निर्वाचित एमएलए, वो भी केवल विधानसभा से। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम अनुच्छेद 55 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 55 में यही बातें लिखी हुई हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। और जो रीति होगी वही समान अनुपातिक पद्धति एवं एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये अनुच्छेद 55 के अंतर्गत लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए और राज्यों के सभी एमएलए जो निर्वाचित हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और जो ये दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए हैं, इसका प्रावधान 17वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका तात्पर्य यही है कि विधानसभा में जितने निर्वाचित एमएलए हैं, एक निर्वाचित एमएलए का मूल्य, वोट का मूल्य जो होगा, मत का मूल्य जो होगा, वो संसद के जो सांसद हैं उनके एक मत मूल्य के बराबर होगा। मतलब किसी भी प्रकार का मूल्य में कोई भी उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो समान अनुपातिक पद्धति का मतलब यही है कि विधानसभा में जो एमएलए हैं उनके एक मत का मूल्य सांसद के एक मत मूल्य के बराबर होगा। थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उतार चढ़ाव को देखने को नहीं मिलेगा। एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब ये है कि जो सदस्य होंगे वो, जो इस एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति का मतलब ये है, जो सदस्य होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर ए बी सी 3 व्यक्ति अगर खड़ा होता है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में, तो जो सदस्य होंगे वो वरीयता क्रम में इन राष्ट्रपति को निर्वाचित या कि मत या वोट देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल से बात करते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति की बात करते हैं। अगर राष्ट्रपति उम्मीदवार ए राष्ट्रपति उम्मीदवार बी और सी, और जो सदस्य होंगे, यानी कि अगर एमएलए है राष्ट्रपति को अगर वोट देने गया है, तो उस पर्ची में, उस वॉलेट पेपर में, वह अगर बी को वरीयता क्रम में 1 देना चाहता है, सी को वरीयता क्रम में 2 देना चाहता है, डी को 3 नंबर देना चाहता है, तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा सदस्य आता है, ये पहला सदस्य आया, दूसरा सदस्य अगर सांसद है, अगर वह ए को वरीयता क्रम में 1 देता है, बी को 2 देता है, सी को 3 देता है, तो ये वरीयता क्रम में जो भी 1 नंबर ज़्यादा पाएगा वरीयता क्रम में, उसे राष्ट्रपति का उम्मीदवार और राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। या इस प्रकार की पद्धति जो होती है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। तो आप लोगों को ये शब्दावलियां समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 56 देखते हैं। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई। प्रायः राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है, परंतु हालांकि अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे, अपना इस्तीफा देना चाहे, तो वह अपना इस्तीफा जो है वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यह प्रावधान किया गया है। या तो अगर अचानक राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्यभार संभाल लेता है और केवल 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है। 6 महीने के अंतर्गत
राष्ट्रपति का चुनाव अवश्य कर लेना चाहिए, यह संविधान में लिखित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति यानी कि भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, यानी कि दोबारा चुनाव लड़ सकता है, दोबारा जीते तिबारा लड़ सकता है, चौबारा लड़ सकता है चुनाव जीत करके। परंतु जो अमेरिका है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 2 बार होगा, या उसके संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यहाँ का जो होगा वो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारत में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता, अर्हताएं या योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है? पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र या आयु 35 वर्ष से कम ना हो। वह लोकसभा में सांसद बनने की योग्यता रखता हो। चौथा कहता है वह पागल या दिवालिया ना। ये 4 योग्यताएं, ये 4 अर्हताएं राष्ट्रपति के लिए निर्धारित की गई हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और वह लोकसभा में सांसद बनने की उम्मीदवार होना चाहिए। तो ये योग्यताएं होंगी। फिर उसके बाद बात करता है अनुच्छेद 59 की। ऊपर बात करते हैं, इरेज कर दें। ये राष्ट्रपति की दशाएं की बात करता है। कंडीशन क्या क्या है? राष्ट्रपति की दशाएं, कौन कौन से कंडीशन हैं जो राष्ट्रपति को विस्थापित कर देते हैं? यदि कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा किया जाता है और वह चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव जीतने के पूर्व जिस पद पर अगर वो धारित था, जैसे अगर वो सांसद था या विधायक था या राज्यसभा से एमपी था, तो वह उस पद को त्यागपत्र देगा और राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेगा। ये इसकी शर्तें हैं, दशाएं बताई गई हैं कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पहले अगर वह सांसद या विधायक रहता है तो अपने पद को त्याग देगा और वह केवल और केवल एक राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। राष्ट्रपति का शपथ, द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। और जो राष्ट्रपति को शपथ है वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो सुप्रीम राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 60 में किया गया है। फिर अनुच्छेद बात करते हैं 61 की। तो इसमें राष्ट्रपति का महाभियोग दिया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किया गया है। महाभियोग का मतलब यह है, महाभियोग शब्द जो है वो अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया था, हमने संविधान के स्रोत में पढ़ा था। महाभियोग से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाए, उसका प्रावधान यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 61 में। जबकि अनुच्छेद 56 में भी राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग ये है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान के इतर जाकर के कोई फैसला सुनाता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रपति का महाभियोग चार्ज हो जाता है। और राष्ट्रपति का जब महाभियोग संचालित होता है उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संसद में स्टार्ट होने जा रही है। तो ये सब चर्चाएं हमने 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति के अंतर्गत हमने
देखा। और जो ये महाभियोग की प्रक्रिया है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। क्वासी जुडिशियली प्रोसेस अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है राष्ट्रपति का महाभियोग। अब हम एक ब्रीफली आपको ट्रिक बताएंगे, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति के अंतर्गत, यदि आप उस ट्रिक को याद रख लेंगे तो आपको राष्ट्रपति के अनुच्छेद में कोई भी गड़बड़ियां नहीं होंगी, कोई भी त्रुटि नहीं होगी। तो आइए हम ब्रीफली से अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को देख लेते हैं, जो कि एक ट्रिक है। पकानी कोका द्वयोदशम। यदि आपने पकानी कोका द्वयोदशम यदि आपने याद रख लिया तो आप राष्ट्रपति का अनुच्छेद कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अब कैसे होगा, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। तो इसमें लिखा हुआ है पा, मतलब राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। फिर का आता है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख। नी लिखा हुआ है अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर 55 लिखा हुआ है, इसमें को लिखा हुआ है, मतलब राष्ट्रपति का कोटा या रीति। का लिखा हुआ है अनुच्छेद 56 में, कार्यकाल की बात की गई है राष्ट्रपति की। फिर अनुच्छेद 57 की बात की जाती है, दु मतलब राष्ट्रपति दोबारा या पुनर्निर्वाचन का अधिकार रखता है। फिर 58 की बात की जाती है, योग यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता। 59 की बात की जाती है, तो द राष्ट्रपति की दशाएं या शर्तें, कंडीशन। शाह की बात की जाती है तो अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ। दशम माह है तो राष्ट्रपति का महाभियोग। तो हमने राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है उनकी विस्तृत चर्चा किया। अब हम राष्ट्रपति के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होती हैं, न केवल मुख्य परीक्षा बल्कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण होती हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।